गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं मानवकृत तंतुओं के बारे में, मैन मेड फाइबर। और हमारी जो यूनिट है वो हमारी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। और उसी फर्स्ट यूनिट में आपको जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है मैन मेड फाइबर के बारे में, कि मैन मेड फाइबर क्या है। कि मानवकृत तंतु वनस्पति से प्राप्त की जाती है। लकड़ी, बाँस, कपास की लुगदी या गुद्दा को विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में से गुजारा जाता है और तत्पश्चात इसके घोल को बारीक छिद्रों वाली स्पिनट से निकालकर एक लंबे तंतु तैयार किए जाते हैं। और ये जो तंतु होते हैं, ये तंतु बारीक एविरल चमकदार धागा होता है तथा इसे कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है। रेयॉन का वस्त्र वजन में हल्का तथा ठंडा होता है। देखने में ये चमकीला व आकर्षित लगता है। तो इसी चीज़ को मैं आपको बता देती हूँ कि मानवकृत तंतु वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। ये लकड़ी, बाँस, एक कपास की लुगदी या गुद्दा को विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में से गुजारा जाता तत्पश्चात इस घोल को बारीक छिद्रों वाली स्पिननेट में से निकालकर लंबे तंतु तैयार किए जाते हैं। यह तंतु बारीक एविरल चमकदार धागा होता है। इसे कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है। रेयॉन का वस्त्र
वजन में हल्का होता है। हल्का हल्का एवं ठंडा होता है तथा यह देखने में चमकीला एवं आकर्षक लगता है। अब हमारा मानवकृत जो तंतु है या मैन मेड फाइबर है, इसके बारे में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रियोन। रियोन को तैयार करने के लिए निम्न विधियों काम में ली जाती है कि इसमें निम्नलिखित विधियां काम में लाई जाती है। जैसे रियोन है ये रियोन। तो हम क्या करेंगे अब रियोन का ये रियोन हो गया। ये हो गया हमारा नाइट्रो सैल्यूज। ये है। ये हमारा क्यू पेरिमोनियम। ये है विस्कोस। ये है एसीटेट सैल्यूज। तो हमारा फर्स्ट है नाइट्रो सैल्यूज। कि यह रियोन बनाने की यह विधि सबसे अधिक प्रचलित कि जो नाइट्रो सैल्यूज विधि है ये रियोन बनाने की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। और ये 1884 में फ्रांस के काउंट हेनरी कार्डोट ने आखिरी आविष्कार किया था। यह कपास के छोटे तंतुओं के द्वारा बनाया जाता है कि जो सैल्यूज है नाइट्रो सैल्यूज है, ये कपास के जो छोटे तंतु होते हैं उन तंतुओं के द्वारा बनाया जाता है।
और कपास को सल्फ्यूरियम अम्ल या नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रक्रिया कराई जाती है, और जिसमें एक एक गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। और जब वो गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है तो इस गाढ़े घोल को एल्कोला मिलाकर पतला किया जाता है, और इसमें स्पिनेट से गुजारा जाता है, जिससे कि लंबे धागे जो तैयार किए जाते हैं, वह अधिक खर्चीले होने के कारण ये प्रचलन में नहीं होती है, कि ये प्रसिद्ध में नहीं आती है, कि किसी भी चीज़ को अगर वो ज़्यादा खर्चीली होगी तो हम क्या उस काम को करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि इस चीज़ को हम बना तो लेंगे, लेकिन अगर जो रेशे हम तैयार कर रहे हैं उस रेशे के अकॉर्डिंग हम जो कपड़ा तैयार करेंगे, रेयॉन का कपड़ा, अगर वो रेयॉन का कपड़ा हमसे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो क्या हम उस कपड़े को तैयार करेंगे? हमारी मेहनत भी लगेंगे, हमारे पैसे भी लगेंगे, लेकिन उसके बाद में भी उस कपड़े को हमें कोई फ़ायदा नहीं है, या मार्केट में जाते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस जगह हम क्या करेंगे, इसको हम ज़्यादा तैयार नहीं करेंगे, कि ये अधिक प्रचलन में न होने के कारण से या अधिक खर्चीला होने के कारण से हम इसको तैयार नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा क्यू पेरिमोनियम की दूसरा टॉपिक मोनियम ये था कि 1890 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक था, कि फ्रांस के वैज्ञानिक एच दिस पेजिस ने इस विधि का आविष्कार किया था, कि इस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। और इस विधि में रुई के रेशों का उपयोग किया जाता था, कि जब भी इसने कोपरमेनियम विधि थी और इसका आविष्कार 1890 में एक फ्रांस के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। और साथ ही इस विधि में जो रुई का जो रेशों का उपयोग किया गया था, रुई की पट्टी जो होती थी वह लुगदी या कास्टिक सोडे में घोलकर कॉपर सल्फेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में प्रतिक्रियाएं कराई जाती थी। और ये जो गाढ़ा घोल तैयार हो जाने पर, जो गाढ़ा घोल तैयार होता था, तो उस घोल को तैयार होने पर इसमें स्पिनेट से निकालकर लंबे धागे तैयार किए जाते थे। तीसरा टॉपिक है हमारा विस्कोस विधि। ये जो विधि थी ये भी 1892 ईस्वी में इंग्लैंड के जो थे, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक वेवन क्रास मीडियम ने इस विधि का आविष्कार किया था, कि इस वैज्ञानिक ने, वे इंग्लैंड का था, वेवन क्रास मिडल ने इस विधि का आविष्कार किया था। इस विधि का
आविष्कार। किया था। तो जो ये विधि थी, इस विधि को उसने इस तरह से बनाया था कि बाँस की जो लकड़ी होती थी, कि बाँस की लकड़ी की गुद्दी होती थी, उस पर जो कास्टिक सोडा, कि बाँस की लकड़ी की जो लुगदी होती थी उस पर क्या करता था कि कास्टिक जो सोडा होता था, कास्टिक सोडे की प्रक्रिया को सारिये या सैल्यूज में परिवर्तन किया जाता था। और इस विधि कम खर्चीली होती थी, कि ये जो विधि थी बहुत ही कम खर्चीली होती थी, तथा इसके द्वारा सुंदर वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। जैसे उन वस्त्रों में से आते थे मोजे, बनियान, रुमाल आदि वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। और ये जो होती थी, जैसे कि नाइट्रिक सेल्यूज जो होता था, रियोन, तो उसकी तो जो उसके द्वारा जो तैयार किए प्रक्रियाएं होती थी वो तो क्या अधिक खर्चीली होती थी, लेकिन विस्कोक्स जो विधि थी वो उस विधि के द्वारा, कि उसके कम खर्चीली होने के कारण इससे कपड़े जो वस्त्र तैयार किया जाते तो वो सस्ते भी थोड़े सस्ते होते थे, कम खर्चीली होने के कारण से। हमारा चौथा टॉपिक है एसीटेट। एसीटेट जो थी, कि एसीटेट सबसे प्राचीन और बहुमूल्य विधि मानी जाती है, कि एसीटेट विधि को सबसे प्राचीन और बहुमूल्य विधि माना जाता है। इसको बहुमूल्य विधि माना जाता है। मानी जाती है। इसका जो सैल्यूज को कृत्रिम रूप में प्रक्रिया द्वारा तंतुओं का रूप दिया जाता था, कि ये जो विधि थी उस विधि को क्या करते थे कि सैल्यूज जो होते थे, कि सैल्यूज को कृत्रिम तंतुओं के द्वारा, जो कृत्रिम होते थे, कि रूप द्वारा प्रक्रियाएं द्वारा इसे तंतु का रूप दिया जाता था। जैसे कि सूती जो होती है ना, सूती कतरनी या लकड़ी का जो गुद्दा वो एसीटेट अम्लीय सल्फ्यूरियम अम्ल के साथ मिलाकर इसको 5 से लेकर 8 घंटे तक, कि 8 घंटों के लिए रख दिया जाता है। कि यह है कि इसका जो सूती होती है उसकी कतरने, लकड़ी का गुद, एसीटेट अम्ल और सल्फ्यूरियम अम्ल के साथ इसको मिलाकर 5 से घंटे के लिए रख दिया जाता था। और इसके पश्चात क्या करते थे कि सैल्यूज को ट्राइसिटेट प्राप्त होता था। अब उसको क्या करते थे कि 10 से लेके 24 घंटे, कि 24 घंटे रखने के पश्चात, कि 24 घंटे, इसको तो अपने कहते 5 से 8 घंटे, और इसको क्या करते थे कि 10 घंटे से लेके 24 घंटे के पश्चात एक पपड़ी जम जाती थी। कि इसकी क्या करते थे कि 24 घंटे बाद में एक पपड़ी जमती थी, और इसने पपड़ियों को एसीटोन में गालकर स्पिनेटर्स में उसमें से गुजारा जाता था। और उसके बाद में क्या करते, धागे तैयार होते थे। उन धागों को
वस्त्रों के रूप में या वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है। धन्यवाद।